नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2024-25 या 26 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी यह मॉडल पेपर आपका लिखित टाइप का मॉडल पेपर है, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों को और उनके उत्तर को लिखित फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना होता है, लघु उत्तरीय प्रश्नों के और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के। चूँकि अब की बार यानी सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ जो हुई हैं वो ऑब्जेक्टिव हुई हैं, मतलब सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ ऑब्जेक्टिव, और अब की बार से नियम जो लगा है। और जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएँ होंगी, विषम सेमेस्टर मतलब होता है थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर। सम सेमेस्टर मतलब होता है सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर। तो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा अधिकतर विश्वविद्यालयों में, और जो एक प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर होगा, यानी कि ऑड सेमेस्टर जिसको आप विषम सेमेस्टर कहते हैं, इनकी परीक्षाएं लिखित होने वाली है। यानी अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षा जो होगी वो लिखित फॉर्म में होगी, मतलब कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का एक प्रकार से जो सिलेबस है बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर देखें तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिकल थॉट, यह हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, जिसमें आप प्राचीन भारत के जो विद्वान रहे हैं उन्होंने क्या विचार दिए हैं आर्थिक विचारों से रिलेटेड, मतलब आर्थिक विचार क्या दिए हैं। ऐसे ही जो आधुनिक विद्वान रहे हैं, चाहे विदेशी अर्थशास्त्री रहे हों, चाहे भारतीय, चाहे एक प्रकार से अन्य किसी जगह के, तो उन सभी लोगों ने किस तरीके से अपने अपने विचार अर्थ क्षेत्र में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया है, उन्हीं के बारे में हमको चर्चा करनी है। खास करके कई विचारकों के नाम इसमें आते हैं, जैसे कौटिल्य हो गए, ठीक है, दादा भाई नौरोजी हैं, आर.सी. दत्त हैं, बी.आर. अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, गांधी, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जे.के. मेहता, अमर्त्य सेन, ठीक है। ऐसे ही जो है और भी तमाम सारे विद्वान हैं जो कि अलग अलग जो है सिचुएशन के और अलग अलग देशों के रहे हैं और अलग अलग तरीके से उन्होंने दिया है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, या आप अब की बार सोच रहे हैं कि 2025 की परीक्षा में कैसे पेपर होगा, तो इस तरीके का आपका पेपर आएगा। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी हम देख लेंगे, ठीक है। देखिए, पेपर पैटर्न जो होगा उसको लेकर के एक वीडियो सेपरेट मैंने बना दी है, वो है को करिकुलर मास्टर, एक दूसरा चैनल हमारा है, उस पर मैंने बना दी है, ठीक है। को करिकुलर मास्टर नाम से एक चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको जानकारी भी मिल जाएगी हर एक चीज़ की, ये बात आप ध्यान रखें। तो वहाँ पर एक वीडियो सेपरेट बनाई जिसमें कितने पेपर कैसे कैसे क्या होंगे। वैसे तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे, लेकिन अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके एक एक पेपर होंगे। खाली लखनऊ विश्वविद्यालय में और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर करवाते हैं। थर्ड सेमेस्टर में भी आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अब ये पेपर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 क्या एक साथ होंगे सर जी? नहीं, पेपर 1 अलग दिन होगा और पेपर 2 दूसरे दिन होगा। यानी कि जैसे आज पेपर 1 है तो कल आपका पेपर 2 हो सकता है, या परसों पेपर 2 हो सकता है उस सब्जेक्ट का। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर हुई बातें? थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को जानने का और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चले, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, तो लोकतंत्र, मतलब ये हमको समझना है कि अमर्त्य सेन ने, या अमर्त्य सेन नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, ये थोड़ा सा माइक जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो हाँ फिट हो गया, चले। तो ये जो आर्थिक विचार हैं किसके भाई? पहला प्रश्न आपका है आर्थिक विचारों में अमर्त्य सेन, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इनके योगदान का वर्णन कीजिए। आर्थिक विचारों में अमर्त्य सेन का योगदान। देखें, अमर्त्य सेन के बारे में अगर बेसिकली हम समझें तो ऐसे इनके कई विचार दिए हैं इन्होंने, एक प्रकार से किसको लेकर के भैया? इन्होंने कई विचार दिए हैं खास करके जो है अर्थशास्त्र को लेकर के, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास हम करते हैं, ठीक है। अमर्त्य सेन एक मानव कल्याणवादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं, यानी कि ये ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं। ह्यूमन वेलफेयर मतलब कि मनुष्य के कल्याण की बात करते हैं, ये देश के कल्याण की नहीं। देश के कल्याण की बात तभी हो जाएगी, मतलब देश का कल्याण तभी होगा जब उस देश के मनुष्य जो होंगे उनका कल्याण होगा। यानी ये वेलफेयर इकोनॉमी की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की बात करते हैं अमर्त्य सेन जी, यानी मानव कल्याण से रिलेटेड या मानव कल्याणवादी अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर इकोनॉमिक्स हैं ये, ठीक है। और उन्होंने अर्थशास्त्र को मानवीय चेहरा प्रदान करने का कोशिश करा या प्रयास करा। संक्षेप में अमर्त्य सेन का कल्याणकारी अर्थशास्त्र में निम्नलिखित योगदान रहा है। अब वो कौन कौन से योगदान है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 6 पॉइंट के माध्यम से चीज़ें आपको बताई गई हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट,
सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट और आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्होंने संबंध बताया। पहला आर्थिक विचार इनका यही है, किसका, अमर्त्य सेन जी का, कि इन्होंने सामाजिक डेवलपमेंट और आर्थिक डेवलपमेंट दोनों में संबंध बताया कि सामाजिक डेवलपमेंट के साथ साथ ही आर्थिक डेवलपमेंट होता है, या आर्थिक डेवलपमेंट ही एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक विकास की दिशा को निर्धारित करता है। यानी किसी भी समाज में अगर आर्थिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, विकास हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि समाज विकसित हो रहा है, समाज एक प्रकार से विकास की ओर अग्रसर है। पहला विचार। दूसरा विचार इन्होंने दिया लोकतंत्र में विश्वास, यानी ये एक प्रकार से जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यानी लोकतंत्र जो एक प्रकार से प्रजातंत्र है, जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी के समर्थक विद्वान रहे हैं। यानी ये एक प्रकार से जनता की बात करते हैं और जनता की बात सरकार तक पहुँचे, इसके एक प्रकार से प्रबल पक्षधर भी रहे हैं अमर्त्य सेन जी। इसके बाद में इनका तीसरा जो विचार है वो है अकाल और निर्धनता, यानी अकाल पर और निर्धनता पर इन्होंने अपने विचार दिए हैं। यानी निर्धनता किसे कहते हैं और अकाल की स्थिति कैसे होती है, इसके बारे में विधिवत तरीके से इन्होंने अपना जानकारी दी है। इसके अलावा चौथा जो विचार इनका है अमर्त्य सेन जी का, आर्थिक कल्याणवादी विचारकों में एक प्रकार से नाम तो खास करके इनका आता है, तो इन्होंने सामूहिक विकल्प और सामाजिक कल्याण की बात करी। ठीक है, सामूहिक विकल्प और सामाजिक कल्याण की बात करी इन्होंने। इसके अलावा विषमता पर पुनर्विचार किया, यानी समाज में विषमता जो फैली है, ऊंच नीच का जो क्रम है आर्थिक मामलों को लेकर के, इस पर अपने विचार भी दिए हैं अमर्त्य सेन जी ने। और इसके अलावा सेन निर्देशांक भी इन्होंने, अमर्त्य सेन ने अपना निर्देशांक दिया है, उसी को सेन निर्देशांक भी कहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने एक प्रकार से जो है अर्थशास्त्र में बड़ा योगदान दिया है, और ये एक प्रकार से आर्थिक विचारों में इनके योगदान को लेकर के आप इन 6 पॉइंट्स के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये आपका अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय में भी आप लिख सकते हैं। अब इसी में अगर लघुत्तरीय प्रश्न होता तो इसी में वर्णन करने को लेकर के होता, तो ये पहला टॉपिक आपका पहला पॉइंट बन जाता। ठीक है, पहली हेडिंग आपकी क्या बनती, पहली हेडिंग यही बन जाती, दूसरी हेडिंग ये, तीसरी हेडिंग ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, दो लाइन इसमें आप लिख देते, आपका लघुत्तरीय उत्तर बना तैयार। ठीक है, अति लघुत्तरीय उत्तर को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, लघुत्तरीय को 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है, और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको 450 से 500 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया होती है प्रश्नों को लिखने की। ठीक है, अगर इसको लिखेंगे तो 2 नंबर मिलते हैं, इसको लिखने पर आपको 8 से 10 नंबर प्राप्त होते हैं, इसको लिखने पर आपको 10 से 15 नंबर मिलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं में 12 भी मिल जाते हैं, 12-15, चूँकि कोई सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकली होता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा नंबर कम हो जाता है। चले आगे देखते हैं प्रतिनिधि। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन से भैया फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वैसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि पिछले वर्ष 2 वर्षों में परीक्षा में विभिन्न विश्वविद्यालयों के जहाँ पर लिखित परीक्षाएं होती थी वहाँ पर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, चलें। प्रश्न है प्रतिनिधि फर्म के संबंध में। फर्म मतलब उद्योग, या एक प्रकार से आपके जो फर्म या कंपनी उद्योग जो होते हैं वही। तो प्रतिनिधि फर्म के संबंध में मेहता, R.K. मेहता के विचार स्पष्ट करें। प्रतिनिधि फर्म का विचार मूलतः मार्शल का था। मार्शल एक पाश्चात्य विचारक हैं, अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर मार्शल, पीगू, कीन्स, ये सब बड़े अर्थशास्त्रियों में इनका नाम गिना जाता है। प्रोफेसर मार्शल के आर्थिक विचारों को भी हम लोगों को समझना है। तो जो मार्शल महोदय हैं इनका विचार बेसिकली प्रतिनिधि फर्म की बात, या जो सबसे पहले प्रतिनिधि फर्म के बारे में बताया सॉरी, तो प्रतिनिधि फर्म के बारे में सबसे पहला विचार जो रहा मार्शल का रहा, तो उन्हीं मार्शल का विचार है। उन्होंने कहा था मार्शल ने कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य प्रतिनिधि फर्म के द्वारा निर्धारित होता है। यानी जो प्रतिनिधि फर्म होती है जहाँ पर चीज़ें सिस्टम में बनता है, वस्तु का मूल्य जो होता है, पूर्ण प्रतियोगिता जहाँ पर होती मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगिता मतलब कि ऐसा मार्केट जहाँ पर क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होती, कंपटीशन होता है कि एक दुकान बगल में है, फिर उसके बगल में दूसरी दुकान है, उसके बगल में तीसरी दुकान है, इस तरीके से कंपटीशन है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु का दाम अचानक नहीं बढ़ा पाता है। वहाँ पर फर्म जो होती हैं वो दाम घटाती बढ़ाती हैं कि भाई इस वस्तु का दाम क्या होगा, इस वस्तु की मार्केट वैल्यू क्या होगी। अगर बाज़ार में एक प्रकार से वो ना हो पूर्ण प्रतियोगिता, ऐसी स्थिति में जो दुकानदार होते हैं अपने रेट घटाते बढ़ाते रहते हैं, इस वजह से एक प्रकार से उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, उस वस्तु को लोग कम पसंद करते हैं या कम खरीदते हैं कभी कभी। ठीक है, समझने की बात यहाँ पर यह है कि प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि जब पूर्ण प्रतियोगिता वाला मार्केट हो या बाजार हो, उसमें वस्तु का जो मूल्य या वस्तु की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो प्रतिनिधि फर्म के द्वारा निर्धारित होता है। यानी जिस फर्म में वो चीज़ें बनती हैं वो डिसाइड करता है कि हमारी वस्तु कितने मूल्य मार्केट में बिकेगी। ठीक है, इस विचार पर पीगू ने भी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। पीगू जो कि एक प्रकार से एक और अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर मार्शल, इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म की कोई अच्छी परिभाषा नहीं दी।
प्रोफेसर जेके मेहता जो कि एक प्रकार से बड़े अच्छे भारतीय अर्थशास्त्री रहे हैं, इन्होंने प्रतिनिधि फर्म की धारणा को एक नया अर्थ दिया। प्रोफेसर मेहता ने इस संबंध में बताया, क्या बताया? प्रतिनिधि फर्म को लेकर के प्रोफेसर मेहता ने क्या बताया, इसको समझ लेते हैं। प्रोफेसर मेहता कहते हैं प्रतिनिधि फर्म को लेकर के, पहली बात कि प्रतिनिधि फर्म का विचार जो है प्रावैगिक अवस्था में लागू होता है। प्रावैगिक अवस्था में लागू होता है, ये याद कर लीजिएगा। प्रतिनिधि फर्म का विचार किस अवस्था में लागू होता है? प्रावैगिक अवस्था में लागू होता है। और दूसरी बात प्रोफेसर जेके मेहता कहते हैं प्रतिनिधि फर्म को लेकर के कि यह मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की भांति सदैव साम्य नहीं रहता। यानी कि मार्शल का एक प्रकार से जो है प्रतिनिधि फर्म वो साम्य रहता है, हमेशा सामान्य रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें परिवर्तन होता रहता है प्रतिनिधि फर्म में, ठीक है। ये मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की भांति साम्य में नहीं रहता, मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है। प्रोफेसर जेके मेहता ऐसा बताते हैं। प्रोफेसर मेहता के अनुसार प्रतिनिधि फर्म वह फर्म होती है जो उद्योग के साथ साथ उसी प्रकार का विस्तार अथवा संकुचन करने की प्रवृत्ति दिखलाती है कि भाई उद्योग तो कर ही रही, इसके अलावा उद्योग हो ही रहा है, उसके साथ साथ विस्तार और संकुचन, माल कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, कब पूरा मार्केट में उसी का कब्जा होना, ये एक प्रकार से इन्होंने बताया प्रोफेसर जेके मेहता। प्रोफेसर जेके मेहता के और भी आर्थिक विचार हैं जिनके बारे में हम लोग धीरे धीरे समझते रहेंगे। तो और भी आपके मॉडल पेपर्स और महासंग्राम रिवीजन क्लास, चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, उसमें हम लोग समझते रहेंगे। बहरहाल यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ा थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनके आंसर आपको कैसे लिखने हैं। चलें, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। देखें, प्रश्न है कौटिल्य के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को बताइए। कौटिल्य एक प्रकार से अगर बात की है तो इनका उपनाम था, मतलब इनका पूरा नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। इनका एक रचना है, बड़ा फेमस रचना है वो उस रचना का नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र रचना है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स की कोई रचना नहीं है, अर्थशास्त्र उसका नाम है। वो रचना है राजनीति शास्त्र की, पॉलिटिकल साइंस की वो रचना है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, क्योंकि उन्होंने राज्य के सिद्धांतों को या राज्य को चलाने के लिए जो एक प्रकार से नियम कायदे होते हैं, या एक राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक राजा को किस तरीके से अपना राज्य चलाना चाहिए, इन सभी के बारे में विधिवत जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। उसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक प्रकार से जो है राज्य के बारे में नीति निर्देशन देते हैं कौटिल्य, उन्होंने अर्थतंत्र के बारे में भी उसमें विचार रखे हैं। यानी कि उस पुस्तक में, अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने एक प्रकार से जो इकोनॉमिकल सेक्टर होता है, आर्थिक समाज होता है, उसके बारे में बताया और आर्थिक परिदृश्य में कैसे पैसे कमाएं या ऐसे तमाम प्रकार के मुद्दों पर उन्होंने चर्चा करी है। तो कौटिल्य केवल पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक इकोनॉमिस्ट भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में क्या कहा। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में अर्थ तथा अर्थशास्त्र को परिभाषित किया या करते हुए लिखा कि मनुष्य के व्यवहार, यानी मनुष्य के जो बिहेवियर होता है, तथा जीविका समझते हैं, यानी कि जो मनुष्य खाता पीता है, तो मनुष्य के व्यवहार तथा जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा और उसका जीविका चल रहा है, जीविका हो रही है, वो अर्थ होता है। मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ होता है, ठीक है। अगर भूमि पर मनुष्य रहते हैं तो वो अर्थ हो गया, आप समझ लीजिए। इस भूमि की प्राप्ति तथा उसके रक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों का निरूपण करने वाले शास्त्र या विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि जो इस चूँकि भूमि पर जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम अर्थ होता है। और आगे कहा कि इस भूमि पर जिस पर मनुष्य रहते हैं उसकी प्राप्ति तथा उसके रक्षण के लिए, उस भूमि को प्राप्त करने के लिए और उस भूमि की रक्षा करने के लिए जो तमाम प्रकार के उपाय किए जाते हैं, ठीक है, या उपायों का जो निरूपण किया जाता है, उपायों को लागू किया जाता है, उसी शास्त्र को, जो उपायों के लागू करवाने के लिए एक प्रकार से जिसमें चीज़ें लिखी होती हैं, वही शास्त्र या विज्ञान अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा इस तरीके से कौटिल्य ने दी। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र एक निरंतर चलने वाला क्रम है, मतलब कि एक गत्यात्मक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग चलता है, मतलब ये रुकता नहीं है, इसमें मोशन होता रहता है, ठीक है। तो एक निरंतर चलने वाला क्रम होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? धर्म से इन्होंने बताया, ठीक है। सुख का मूल क्या होता है? धर्म होता है, और धर्म का मूल अर्थ होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको सुख चाहिए तो सुख आपको कहाँ पर मिलेगा? कौटिल्य कहते हैं कि वो धर्म से मिलेगा। और धर्म जो एक प्रकार से होता है, धर्म का मूल क्या होता है? अर्थ। यानी अगर आपके पास अर्थ होगा तब धर्म अच्छे तरीके से आपका हो पाएगा। धर्म माने आपका कर्म, आप कर्म अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
तो जब धर्म मतलब अर्थ आपके पास होगा तो धर्म सही तरीके से आप धर्म का पालन कर पाएंगे और धर्म का पालन अच्छे से हो जाएगा तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए एक शब्द में आप कह सकते हैं कि अर्थ से सुख की प्राप्ति भी होती है, या अर्थ से धर्म की उत्पत्ति या धर्म का पालन होता है और धर्म के पालन से हमको सुख की अनुभूति होती है, ऐसा कौटिल्य मानते हैं। धन संपदा ही वस्तुएं, सेना और मित्र आदि संपत्ति जुटाते हैं। ठीक है, धन संपदा ही वस्तुएं, सेना और मित्र ये सब संपत्ति जुटाते हैं। और उन्होंने बताया कि धर्म, सदाचार और आनंद धन से ही प्राप्त होते हैं। धन से ही आप एक प्रकार सदाचार कर पाते हैं, आनंद की प्राप्ति कर पाते हैं और धर्म का पालन कर पाते हैं धन से ही। इसीलिए धन जो है वो जरूरी भी होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से उन्होंने अर्थतंत्र, अर्थशास्त्र के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न, इसको आप लघु उत्तरीय में भी बना सकते हैं, प्रश्न बढ़िया है। चौथा प्रश्न है, उपयोगिता पर जो विकस्टीड थे इनके बारे में बताएं। विकस्टीड एक विचारक हैं, इनके क्या विचार हैं। विकस्टीड के अनुपातिक उपयोगिता के विचार ने सीमांत उपयोगिता के विचार को अच्छी प्रकार समझने में काफ़ी सहायता की है। विकस्टीड नाम के विद्वान ने, उनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अल्फ़ाबेट ऑफ इकोनॉमिक साइंस ये बड़ी फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक में विकस्टीड महोदय ने सबसे पहले सीमांत उपयोगिता शब्द का प्रयोग किया, जिसको बाद में अर्थशास्त्रियों ने मूल्य निर्धारण की व्याख्या में अपनाया। यानी किसी वस्तु का कीमत कितनी होगी वो उसकी सीमांत उपयोगिता डिसाइड करती है। सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है किसी वस्तु की अंतिम इकाई या अंतिम एक प्रकार से उपयोगिता जो होती है उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कि किसी वस्तु की कितनी आवश्यकता है, कि कितना तक लोग एक प्रकार से उसकी उपयोगिता, या वो वस्तु कितनी डिमांडफुल है, कितनी मांगफुल है, तो वही एक प्रकार से डिसाइड करती है। तो मूल्य निर्धारण में एक प्रकार से सीमांत उपयोगिता बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। ऑस्ट्रियावासी अर्थशास्त्रियों ने, जो ऑस्ट्रिया एक देश है, यूरोप का देश है, वहीं के रहने वाले जो अर्थशास्त्री हैं, उन अर्थशास्त्रियों के आकलन सिद्धांत, चूँकि उन लोगों ने आकलन सिद्धांत दिया, आकलन सिद्धांत की छाप उन पर विशेष तौर पर पड़ी, किस पर, विकस्टीड पर। वस्तु के मूल्य निर्धारण में उन्होंने रिकार्डो का पूरा नाम है डेविड रिकार्डो, तथा मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स, तो डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स का जो लागत यानी श्रम का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हुए बताया ऑस्ट्रिया के विद्वानों ने कि वस्तु का मूल्य होता है उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि वस्तु की कितनी उपयोगिता होती है मार्केट में या किसी व्यक्ति के लिए, वह उस वस्तु कितनी कीमतफुल है, कितनी डिमांडफुल है, उसके अकॉर्डिंग ही उस वस्तु का मूल्य डिसाइड होता है। यानी कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो डिसाइड करता है कि वो उसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है वस्तु का मूल्य, ऐसा बताया किसने, ऑस्ट्रिया के विद्वानों ने। उनका कथन था कि स्वयं श्रम का मूल्य वस्तु के मूल्य द्वारा निर्धारित होता है। यानी जो श्रम का मूल्य होता है, इसका श्रम का मूल्य जो होता है वस्तु के मूल्य द्वारा डिसाइड होता है। कि वस्तु का जो मूल्य होगा वो श्रम, यानी कितना श्रम लगा, कितनी पूंजी लगी, उस पर डिसाइड करेगा। ठीक है, जब बाजार में मूल्य अधिक पाए जाते हैं तो श्रम की पूर्ति भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब मूल्य ज़्यादा होंगे तो श्रम भी ज़्यादा होने लगेगा। विकस्टीड के सिद्धांतों में सीमांत जो है वो केंद्र बिंदु रहा है। सीमांत का मतलब सीधा सीधा उस पर्टिकुलर वस्तु की एक प्रकार से उपयोगिता मार्केट में कितनी है, ठीक है, उस पर डिसाइड होता है कि मूल्य एक प्रकार से किसी वस्तु का कैसा होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न नंबर 5वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गांधी जी किस मशीन के प्रयोग के पक्षधर थे, बताएं। तो गांधी जी का दर्शन यदि ध्यान से आप पढ़े होंगे तो आप वास्तविक रूप में गांधी जी चरखा जैसी मशीन के प्रयोग के पक्षधर थे। वो चरखा चलाने की बात करते थे। खादी भंडार के जो वस्त्र है गांधी जी के ही देन है। गलत, गांधी जी चरखा चलाते थे, यानी सूती वस्त्र और जो खादी भंडार जो एक प्रकार से आजकल है वही वस्त्र बनाने का प्रयास करते थे। चरखा ही उस समय ऐसी एक मशीन थी जिसने केवल यह मतलब कि जिससे ना केवल घर की बहू बेटियों को रोजी रोटी मिलती थी बल्कि उनका समय फालतू की गपशप यानी जो चुंगली दुताई या जो परपंच होता है, आजकल की जो महिलाएं होती है सीरियल वगैरह जो देखती हैं बैठ करके दिन भर, तो उनके लिए एक प्रकार से था कि भाई पहले तो सीरियल वगैरह चलते नहीं थी, पहले पंचायत होती थी। एक पेड़ होते थे, पेड़ के पीछे चौतरा बनता था शहरों में, और उस चौतरे बैठ करके जो महिलाएं होती थी बड़ी परपंच किया करती थी। तो वो अपने घर की बात कहो पतोहिया किस रही, ऐसे ऐसे बोलेंगे, मतलब पतोहू के बारे में, बहू के बारे में अपने एक दूसरे से चुगली दुताई अपना करेंगी, फिर जाकर के घर में मार होगा, झगड़ा होगा। इस तरीके से मतलब वो अपनी बुराई इस तरीके से अपना दुख और क्या करें, मतलब जो महिलाएं होती हैं घर में रहते रहते परेशान हो जाती हैं,
तो ऐसे में एक प्रकार से तो उस समय सीरियल वूरियल भी नहीं होता था, तो लोग ऐसे करते थे। इसीलिए गांधी जी सोचते थे कि भाई सभी लोग कुछ ना कुछ करते रहें। तो चरखा जैसी मशीन जो थी वो एक प्रकार से सभी के पास उपलब्ध हो जाती थी, सस्ते दामों में थी, तो कहीं ना कहीं पे उससे सभी लोग रोजी रोटी करके अपना जीवन यापन भी कर सकते थे। फालतू की गपशप की बातों में टाइम गुजारने से उनका टाइम बचता था, चरखा चला देती थी और कुछ कमा लेती थी। यही कारण था कि प्राचीन समय में परिवार में अधिक सदस्यों के होते हुए भी सुख और शांति बनी रहती थी, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में जुटे रहते थे। तो गांधी जी चरखे की बात करते थे। गांधी जी के और आर्थिक विचार हैं, इनके बारे में हम समझते रहेंगे, लेकिन प्रश्नों के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। छठा क्वेश्चन आ चुका है आपका, मार्शल, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रतिनिधि फर्म से क्या आशय है। प्रतिनिधि फर्म जो मैंने शुरुआत में समझा, आर्थिक सिद्धांतों के क्षेत्र में मार्शल पहला व्यक्ति था जिसने प्रतिनिधि फर्म के विचार को प्रस्तुत किया। उसके अनुसार प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म होती है जो काफ़ी लंबे समय से स्थापित होती है, लंबे समय से वो मार्केट में होती है और जिसने काफ़ी सफलता भी प्राप्त करी होती है, वह होती है प्रतिनिधि फर्म। यानी जो एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करती है पूरे के पूरे एक प्रकार से वस्तुएं वहीं से मतलब बनती हैं और वही डिसाइड करती है कि मूल्य कैसा होगा, जिसका प्रबंधन सामान्य कुशलतापूर्वक किया जाता है, जिसको उत्पादन की समान बचतें बाह्य तथा आंतरिक प्राप्त होती रहती हैं, जिनका संबंध उत्पादन के औसत स्तर से भी होता है। इस प्रकार प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अगर देखें तो प्रतिनिधि फर्म जो होती है एक औसत फर्म होती है, जो बाहरी और आंतरिक जो बचतें होती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी दृष्टि से विकास यानी डेवलपमेंट की औसत स्थिति होती है, यानी कि ठीक ठाक स्थिति होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, सामान्य तौर पर सारी चीज़ चलती रहती हैं। बाह्य बचतों से उसका अभिप्राय उन बचतों से होता है जो उद्योग के समान विकास पर आधारित रहती हैं, और आंतरिक बचतें वे बचतें होती हैं जो व्यक्तिगत फर्म के साधनों, व्यवसायिक कुशलता और उसके मैनेजमेंट संबंधी जो स्किल्स होती हैं, यानी प्रबंधन संबंधी कुशलता, उसके कारण से संगठन से प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से ये होती है प्रतिनिधि फर्म के बारे में जो मार्शल ने बताया। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट आपका आ चुका है, अधिशेष मूल्य क्या है। अधिशेष मूल्य या इसी को अधिशेष मूल्य को अतिरिक्त मूल्य भी कहते हैं। प्रोफेसर नहीं, कार्ल मार्क्स नाम के एक बड़े विद्वान माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स, मार्क्सवादी विचारधारा उनके नाम पर आजकल भी चल रही है। तो कार्ल मार्क्स जो हैं उनके एक सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। सातवां क्वेश्चन से अतिरिक्त मूल्य, अधिशेष मूल्य। अधिशेष मूल्य बेसिकली क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझा दूं। अधिशेष मूल्य का सीधा सीधा मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है, ऐसे समझाएं मैं यहाँ पर, एक कंपनी है, मान लेते हैं ये अंबानी जी की कोई कंपनी है या ए नाम की कोई कंपनी है, किसी का नाम नहीं लेते हैं, ए नाम की कोई कंपनी है। अब कंपनी का मालिक चूंकि बहुत अमीर होता है पहले से भी, ठीक है, उसने पूंजी लगाई, क्योंकि क्या लगा, अमीर है यानी कि पूंजीपति है, पूंजीपति है। अब पूंजीपति क्या है, वो क्या क्या करेगा, पूंजीपति पूंजी लगाएगा। उसने क्या लगा दी भैया, पूंजी लगा दी, और पूंजी लगा करके एक उद्योग स्थापित किया। अब उद्योग चल रहा, उद्योग को एक प्रकार से बनाने में मान लेते कोई प्रोडक्ट है, तो उस वस्तु को बनाने में मान लेते हैं कितना रुपया लगा भैया, वस्तु को बनाने में 100 रुपये लगे। वस्तु को बनाने में 100 रुपये लगे, जिनमें से 50 रुपये जो है, 50 रुपये मजदूरी एक प्रकार से जो है वो लग गई, यानी कि जो मजदूर है उनको मिलने हैं, 50 रुपये मजदूरी लग गई एक वस्तु को बनाने में मान लेते हैं, ठीक है। और 25 रुपये जो है एक प्रकार से उसमें जो है पदार्थ लग गया, उस वस्तु को बनाने में 25 रुपये का पदार्थ लग गया, ऐसा मानते मैं मान करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब यानी कुल मिलाकर के इसकी लागत मूल्य क्या है, इसकी लागत मूल्य है भैया 75 रुपये, ठीक है। लागत मूल्य कितनी है, 75 रुपये, यानी इसमें कुल लगा कितना, 75 रुपये। 25 रुपये पदार्थ लगे हैं, मटेरियल लगा है, और 50 रुपये मजदूरी लगी है, ठीक है। अब इसमें 75 का ये माल है, बन गया। अब इस माल को बेचेगा कंपनी वाला कितने में, 100 रुपये में, ठीक है। 100 रुपये में उसकी मार्केट वैल्यू, यानी कि उसकी जो एक प्रकार से बाजार कीमत है, ठीक है, जो उसकी जो मार्केट वैल्यू है, बाजार कीमत है, वो कितनी है, वो 100 रुपये है। अब ये 100 रुपये में एक प्रकार से क्या हो रहा है, 100 रुपये में ये मार्केट में बेची जा रही है। लेकिन अब मजदूरी चूंकि करा तो 50 रुपये मजदूरी करने पे दिन रात मेहनत किया तो पाया 50 रुपया, ठीक है। और मालिक जो है वो एक दिन भी मेहनत नहीं किया, यानी कि मेहनत जो है, ये कहते हैं कार्ल मार्क्स कि एक प्रकार से जो पूंजीपति होते हैं वो मेहनत एक दिन भी नहीं करते हैं, बस केवल पूंजी लगा देते हैं, और उसके बाद में ये 50 रुपये वो पाता है जब बहुत मेहनत करता है। 25 रुपये का केवल पदार्थ उसमें लगा, यानी 75 रुपये लागत है, बाकी 25 रुपये जो बच रहा है वही अतिरिक्त मूल्य है। 25 रुपये जो मुनाफा मिल रहा है, यही मुनाफा जो है यही अतिरिक्त मूल्य है, ठीक है। अब यही मुनाफा जो है भाई, यही मुनाफा
मुनाफा जो 25 रुपये का मिल रहा है, ये एक प्रकार से जो वो अमीर व्यक्ति है, जो पूंजीपति जिसने पूंजी लगाया है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से घर बैठे पा रहा है। ये 25 रुपये वो क्यों पा रहा है, इसी पर एक प्रकार से पूरा द्वंद्व किया इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने। यानी 25 रुपये वो एक प्रकार से 25 रुपये वो भी मजदूरों को उनमें से कुछ देने चाहिए, ऐसा इनका मानना है। यानी कि 25 रुपये बिना कुछ करे एक पूंजीपति पाता है, और दिन रात मेहनत करने के बाद में 50 रुपये एक मजदूर पाता है, जब खूब दिन रात मेहनत करता है तो इस तरीके से यही अतिरिक्त मूल्य 25 रुपये हो जाता है। वही अधिशेष मूल्य या अतिरिक्त मूल्य होता है जो मिल का मालिक होता है बिना कुछ करे पा जाता है। ठीक है, दिन रात जो मेहनत करते हैं वो तो अपना मजदूरी पाते, बाकी फ्री वाला जो है ये अमीर वाले मार ले जाते। इसीलिए समाज में एक प्रकार से ऊंच नीच की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और समाज में एक तबका उच्च और दूसरा तबका नीचे एक प्रकार धंसता जा रहा है। यानी मजदूर हमेशा गरीब होते जा रहे हैं और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और अमीर जो है वो और अमीर होते जा रहे हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। यही वर्ग संघर्ष की विचारधारा भी है। तो जब श्रमिक के द्वारा निर्मित उत्पाद को अधिक विनिमय मूल्य पर बेचा जाता है, विनिमय मतलब कि होता है एक्सचेंज मूल्य, यानी कि जैसे मान लेते हैं आप 40 रुपये किलो चीनी मार्केट से लाते हैं, तो 40 रुपये आप देते हैं, उसके बाद में 1 किलो चीनी आपको मिलती है, तो आपने एक्सचेंज किया, उसी एक्सचेंज को विनिमय कहते हैं। ठीक है, तो यह विनिमय मूल्य श्रमिक को दिए गए श्रम के ऊपर अतिरिक्त मूल्य होता है, यानी कि ज़्यादा। इस अतिरिक्त या अधिक मूल्य को अधिशेष मूल्य या अतिरिक्त मूल्य के रूप में जाना जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार मूल्य में यह अंतर अधिशेष मूल्य का निर्माण करता है, जिसे पूंजीपति निकालते तथा जमा करते हैं। यही मैंने आपको उदाहरण के माध्यम समझा दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा समझते हैं। ये पॉइंट आपको परीक्षा में, चूंकि प्रश्न पिछले 2 वर्षों में प्रश्न खूब पूछा गया, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, आप इसको एक प्रकार से लिख लीजिएगा। पहला दीर्घ उत्तरीय का एक प्रकार से पहला प्रश्न आप मान सकते हैं। चले, प्रश्न आपका वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद, ये दोनों एक प्रकार से दोनों बड़े अच्छे टर्म हैं। वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद को लेकर के 2 प्रश्न बनते हैं कि वाणिज्यवाद क्या है और प्रकृतिवाद क्या है। अब इस वीडियो के माध्यम से या इस प्रश्न के माध्यम से आप यह भी जान पाएंगे कि वाणिज्यवाद क्या है और प्रकृतिवाद क्या है। ठीक है, समझे, इसमें अंतर बेसिकली हमको स्पष्ट करना है। देखिए, प्रकृतिवाद का जन्म वाणिज्यवाद के फलस्वरूप ही हुआ है। वाणिज्यवाद का महत्व 18वीं शताब्दी यानी कि लगभग 1701 से लेकर के 18वीं शताब्दी मतलब 1800 ईस्वी के आसपास तक समाप्त हो चुका था। ठीक है, और टॉमस मन नाम के एक विद्वान है, टॉमस मन के अपने देश में वाणिज्यवादी सिद्धांत कुख्यात हो चुके थे। टॉमस मन, फ्रांस में कृषि के स्थान पर व्यापार और उद्योगों का विकास हो रहा था। इस अन्यायपूर्ण नीति के प्रति एक बौद्धिक चुनौती के रूप में प्रकृतिवाद का जन्म हुआ। इसमें जो गुण दोष थे वह मुख्य रूप से वाणिज्यवाद के विरुद्ध इसके प्रतिक्रियागत स्वभाव के कारण आ गए। ठीक है, प्रकृतिवाद और वाणिज्यवाद में अंतर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली प्रकृतिवाद और वाणिज्यवाद है क्या। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल मुझे पता है। देखिए, प्रकृतिवाद और वाणिज्यवाद में भिन्नताएं क्या हैं। प्रकृतिवाद को वाणिज्यवाद के विरुद्ध, यानी प्रकृतिवाद जो है ये वाणिज्यवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया अथवा विद्रोह सिद्ध करने के लिए, इसके नकारात्मक स्वरूप को प्रकट करने के लिए इन दोनों चिंतनों की विशेषताओं पर तुलनात्मक रूप से विचार करने पर अंतर हो जाता है, और यह निम्नलिखित सूची से स्पष्ट है। अब आइए अंतर को समझते हैं, फिर क्लियर होगा कि आखिरकार वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद है क्या। देखें, वाणिज्यवाद की अगर बात की जाए, ठीक है, वाणिज्यवाद जो है क्या है। वाणिज्यवादियों ने बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना चांदी को अत्यधिक महत्व दिया, क्योंकि इनको विश्वास था वाणिज्यवादियों को कि सोना दे करके इनका स्वामी अपनी इच्छित वस्तुएं सहज ही खरीद सकता है। यानी ये लोग एक प्रकार से जो वाणिज्यवादी हैं, विचारक हैं, ये एक प्रकार से व्यापार पर बल देते हैं, यानी व्यापार इनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक प्रकार से सोना चांदी या जो भी एक प्रकार से अधिक मूल्य वाली वस्तुएं हैं उनको एक प्रकार से निकालने का प्रयास या उनको एक प्रकार से उत्पादित करने का प्रयास करते हैं। जबकि जो प्रकृतिवादी हैं, इनकी अगर बात की जाए तो प्रकृतिवादियों ने धातुओं कोई महत्व नहीं दिया। ये सोना चांदी निकालने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कृषि से प्राप्त विशुद्ध उत्पत्ति पर बल दिया, यानी कि एक तरफ व्यापार के लिए एक प्रकार से उत्खनन और जो है जो हमारे पास मटेरियल है, जो हमारे जो धातुएं हैं उन धातुओं को निकालने का प्रयास, यानी वाणिज्यवाद में धातुओं को एक प्रकार से खनन की बात करी जाती है, धातुओं को निकालने की, यानी सोने चांदी को अत्यधिक महत्व दिया गया। जबकि प्रकृतिवादियों ने कृषि को अधिक महत्व दिया। ठीक है, तो प्रकृतिवादी कृषि को अधिक महत्व देते हैं। वाणिज्यवाद पहले से चली आ रही धारणा है, तो इसी वाणिज्यवाद के विरुद्ध कृषि वाले जो प्रकृतिवादी हैं इन्होंने आया, और प्रकृतिवाद विरोध में आया वाणिज्यवाद के। ठीक है, तो
कहा कि मतलब प्रकृतिवादियों ने कहा कि देश का कल्याण विशुद्ध उत्पत्ति के बढ़ने पर निर्भर होता है। सोना चांदी स्वयं में मानव समाज को भूख प्यास संतुष्ट करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। यानी केवल सोना चांदी अगर आप उपज करेंगे तो एक प्रकार से आपकी भूख या समाज की भूख उससे नहीं मिटेगी। समाज की भूख तब मिटेगी महोदय जब एक प्रकार से आप गेहूँ चावल गन्ना मक्का ये सब उगाएंगे। तो यानी कि प्रकृतिवादी एक प्रकार से कृषि पर विशेष बल देते हैं, जबकि ये लोग धातुओं के एक प्रकार से शोधन पर ज़्यादा बल देते हैं वाणिज्यवादी। ठीक है, ये पहला अंतर आप मान सकते हैं। दूसरा अंतर समझेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही बारीकी के साथ। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया, इसीलिए मैंने इसको रखा। चले, अब की बार भी आएगा। दूसरा अंतर, जो वाणिज्यवादी होते हैं बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से वाणिज्यवादियों ने विदेशी व्यापार को विशेष महत्व दिया और इसे यथाशक्ति सुविधाएं भी प्रदान करी। यानी विदेशी महत्व को ये लोग बल देते हैं, विदेशी व्यापार को बल देते हैं या विदेशी व्यापार पर एक प्रकार से विदेशी व्यापार को महत्व देते हैं, विशेष महत्व देते हैं और बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के शोधन तमाम प्रकार के खनन किया करते हैं। जबकि जो प्रकृतिवादी हैं निर्बाधवादियों ने विशुद्ध उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए कृषि पर बल दिया और उनकी दृष्टि में कृषि ही उत्पादक है। विदेशी व्यापार को वे एक आवश्यक बुराई भी समझते थे और कोई महत्व नहीं देते थे। यानी विदेशी व्यापार नहीं, अपने लिए उगाओ अपने लिए खाओ, इस पर प्रकृतिवादियों का ध्यान था। ज़्यादा मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण इनका नहीं रहा। ठीक है, आगे समझते हैं अगला अंतर। तीसरा अंतर ये महोदय समझें। तीसरा अंतर, वाणिज्यवादी विदेशी व्यापार के क्षेत्र में व्यापार संतुलन की अनुकूलता पर बल देते थे और इस हेतु अब आयात और निर्यात यानी कि खरीदारी और जो है एक प्रकार से बिक्री दोनों इस प्रकार, आयात माने होता है खरीदना, निर्यात माने होता है बेचना। तो खरीदना और बेचना या आयात और निर्यात का इस प्रकार नियमन करने की राय दी जिसमें आयात हतोत्साहित और निर्यात प्रोत्साहित हो। यानी कि आयात खरीदो कम और बेचो ज़्यादा, क्योंकि केवल ऐसा होने पर ही विदेशों से स्वर्ण प्राप्त हो सकता है। यानी जितना हमारे यहाँ चीज़ें हैं उनको बेचो जिससे हमको स्वर्ण प्राप्त हो, सोने चांदी प्राप्त हो, जिससे हम अमीर होते चले जाएं, ऐसा वाणिज्यवादी का मानना है। वाणिज्यवादी विदेशी व्यापार को एक प्रकार से इस तरीके से संतुलित करते हैं कि भाई वो आयात पर यानी कम खरीदो नहीं, उनसे बेचो बस, जो अपनी माल आपके पास है उसको बेचो, मुद्राएं प्राप्त करो, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करो। ये इस पर वाणिज्यवादी बल देते थे। जबकि प्रकृतिवादी की अगर बात करें तो प्रकृतिवादी इस नीति के समर्थक ना थे, यानी कि ये व्यापार के समर्थक नहीं थे, आयात और निर्यात की बात ज़्यादा नहीं करते थे। उनका विचार था कि देश में सोना चांदी अधिक हो जाने से वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ता है। उनका यह भी कहना था कि व्यापार संतुलन स्वयं ही अपनी उचित स्थिति में आ जाएगा, हस्तक्षेप की आवश्यकता इसमें नहीं होती है व्यापार में कि आप आयात को रोकें निर्यात को बढ़ाएं, वो अपने आप ही संतुलित हो जाएगा, जिसको जो ज़रूरत होगी उसी हिसाब से चीज़ें सेट हो जाएंगी। अगला अंतर देखें, चौथा अंतर, वाणिज्यवादी कच्चे माल का आयात करना ठीक समझते थे। यानी कच्चे माल को खरीद लो और यहाँ से पक्का माल बनाओ और उसको बेच दो। ठीक है, ये वाणिज्यवादी का विचार रहा। जबकि जो निर्बाधवादी या निर्बाधावादी है, जिसको आप प्रकृतिवादी कहते हैं, वो पक्के माल का आयात करना ठीक मानते थे। यानी जो भी आपको ज़रूरत हो वो आप खरीद लो। यानी कि आयात ये लोग पक्के माल को खरीदना चाहते थे, ये लोग कच्चे माल को एक प्रकार से खरीदते थे। पांचवा सिद्धांत, वाणिज्यवादी राष्ट्रवादी थे और देश के हितों की अभिवृद्धि के लिए उन्होंने कई सिद्धांत और कई नीतियां भी प्रस्तुत करी। यानी वाणिज्यवादी विचारकों ने देश को बढ़ने के लिए, राष्ट्रवादी विचारधारा को एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की नीतियां और कई प्रकार के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत लागू किए। जबकि जो प्रकृतिवादी हैं, निर्बाधावादी जो हैं, वो एक प्रकार से विश्ववादी थे। वो एक प्रकार से अपने देश को ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार को अपनी राजनीति के केंद्र में रखते थे। यानी कि एक प्रकार से वे राजनीति में श्रेणीवाद को अनुचित मानते थे। वो एक प्रकार से पूरे संसार को अपना घर समझने का एक प्रकार से प्रयास करते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, वाणिज्यवादी, अगला आपका जो टॉपिक है, अगला जो अंतर है, वाणिज्यवादी एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करने के पक्ष में थे और इस हेतु राज्य को बहुत से अधिकार सौंपने का सुझाव देते थे। वाणिज्यवादी जो विचारक हैं वो एक प्रकार से चाहते थे कि एक शक्तिशाली एक पावरफुल कंट्री का निर्माण हो। जबकि जो प्रकृतिवादी हैं वो राज्य सत्ता तो चाहते थे, लेकिन उनके हाथों में न्यूनतम सत्ता सौंपने के समर्थक थे। यानी राज्य को एक प्रकार से उतनी सत्ता ना दें या उतना पावर ना दें जिससे एक प्रकार से राज्य जनता के लिए खतरा बन जाए। उनकी राय थी कि कम से कम कानून बनाए जाएं जिससे जनता एक प्रकार से अच्छे तरीके से अपने आप को महसूस कर सके और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सके। वाणिज्यवादी
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रणाली के समर्थक थे, यानी कि व्यापार में प्रतिबंध भी होना चाहिए, ठीक है। जबकि जो प्रकृतिवादी हैं स्वतंत्र व्यापार की बात करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई लोच, कोई एक प्रकार से नियम कायदा ज़्यादा बझावलापन ना हो। प्रकृतिवादी एकदम से खुले जो है व्यापार के समर्थक थे, जबकि जो वाणिज्यवादी हैं ये लोग एक प्रकार से नियम कायदों में बंद करके सारी चीज़ें किया करते थे। आगे देखें 8वां अंतर, वाणिज्यवादियों ने भूमि और श्रम को प्रमुख उत्पत्ति साधन माना था, किंतु इनमें भी अधिक महत्व श्रम को दिया, यानी कि श्रम को अधिक महत्व दिया, ठीक है। और प्रमुख उत्पत्ति का साधन किसको माना भैया? भूमि और श्रम को, ठीक है। लेकिन श्रम को ज़्यादा महत्व देते थे वाणिज्यवादी, जबकि प्रकृतिवादी ने केवल भूमि को उत्पत्ति का साधन के रूप में स्वीकार किया, यानी भूमि ही इंपॉर्टेंट है। उनका कहना था कि भूमि के अलावा अन्य क्षेत्रों में लगा श्रम अनुत्पादक होता है, यानी कि भूमि में जो श्रम लगता है वही केवल उपयोगी होता है, बाकी श्रम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। जबकि वाणिज्यवादी कहते हैं कि भाई श्रम जो होता है किसी भी क्षेत्र में किया जाए वो इंपॉर्टेंट होता है, जबकि ये कहते थे कि भाई श्रम केवल भूमि के क्षेत्र में किया जाए तो वो अच्छा होता है। 9वां अंतर ये है वाणिज्यवादी और प्रकृतिवाद में कि वाणिज्यवादियों के मतानुसार प्रत्येक मनुष्य को उतना कर देना चाहिए, यानी उतना टैक्स देना चाहिए जितना कि वह सरकार से लाभ उठाता है, यानी कि जितना लाभ सरकार से किसी व्यक्ति को मिलता है उतना ही टैक्स उसको सरकार को पे करना चाहिए, ऐसा वाणिज्यवादी मानते हैं। जबकि प्रकृतिवादी कहते हैं, प्रकृतिवादियों के मतानुसार केवल भूस्वामियों पर कर लगाना चाहिए, यानी कि जो भूमि के मालिक हैं उन पर कर लगाना चाहिए, जो एक प्रकार से काम करने वाले मजदूर हैं उन पर कर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कर विशुद्ध उत्पत्ति का लगभग 30% हो। वे अन्य सामाजिक वर्गों पर कर लगाने के पक्ष में नहीं थे, यानी कि सभी वर्गों पर टैक्स नहीं लगाएं, कुछ अमीर वर्गों पर ही टैक्स लगाएं, जो जिनके पास ज़्यादा धन है उन्हीं को टैक्स देना पड़े, ठीक है। 10वां अंतर यह कि इन्होंने सरकार के कार्यों को काफ़ी बढ़ा दिया था। किसने? जो वाणिज्यवादी थे इन्होंने सरकार के कार्यों को बढ़ा दिया था काफ़ी ज़्यादा, जबकि प्रकृतिवादियों ने सरकार के कार्य को सीमित कर दिया था, एक लिमिटेशन में रखा था। इस तरीके से ये 10 अंतर आप लिख देंगे, या एक प्रकार से आपको प्रकृतिवाद और वाणिज्यवाद दोनों के बारे में समझ में आया होगा कि ये दोनों विचारधाराएं हैं क्या। तो आपसे प्रकृतिवादी या वाणिज्यवाद की विशेषताएं ही पूछेगा, तो प्रकृतिवाद की ये सारी विशेषताएं देखें। प्रकृतिवाद की जो इधर विशेषताएं हैं ये सब प्रकृतिवाद की 10 विशेषताएं हैं, तो प्रकृतिवाद की विशेषताएं भी आप लिख पाएंगे, और ये आपकी वाणिज्यवाद की विशेषताएं हो गई, ठीक है। यानी कि ये विशेषताओं में भी आप लिख सकते हैं, महत्व भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आपका डाउट क्लियर होता रहे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, ठीक है। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय का मान सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय का ये प्रश्न भी आप मान सकते हैं। प्रश्न है आपका दूसरा, कौटिल्य के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। कौटिल्य के आर्थिक विचार क्या है? देखिए, कौटिल्य के आर्थिक विचारों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहली बात, राज्य को लेकर के कौटिल्य ने क्या कहा? राज्य को लेकर के कौटिल्य कहते हैं कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई है राज्य। राज्य किसके द्वारा बनी है भाई? राज्य को किसने बनाया है? राज्य को मनुष्य ने बनाया है, जिसका सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है? प्रजा की रक्षा और उसके जीवन का निर्माण करना। राज्य का कर्तव्य क्या होता है? देश क्या चाहता है, स्टेट क्या करता है, या जो कंट्री होती है वो प्रजा की रक्षा करती है और प्रजा के जीवन का निर्माण करती है, प्रजा के जीवन की रक्षा करती है, प्रजा का लाइफ सेट करती है। उसने कल्याणकारी राज्य के मार्गदर्शन के लिए 3 सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी कि अर्थशास्त्री जो एक प्रकार से ये रहे हैं कौटिल्य महोदय, इन्होंने भी वेलफेयर स्टेट की बात करी है, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करी है, ठीक है। पहली बात, राज्य में वे उद्योग खोले जाने चाहिए जो देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हों। पहली बात इन्होंने बताई कि यानी ऐसे उद्योग या ऐसी कंपनियां या ऐसे एक प्रकार से चीज़ें करनी चाहिए देश में जिससे क्या हो, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। इसके अलावा पशुपालन, कृषि और सूती वस्त्र उद्योग निजी क्षेत्र में संचालन के लिए छोड़े जाने चाहिए, यानी कि पशुपालन, कृषि और सूती वस्त्र उद्योग इस पर सरकार का अधिकार ना हो, सरकार ये छोड़ दे कि भाई आप इसको सभी लोग कर सकते हैं, इस पर निजी स्वामित्व हो जाए, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, यानी कि पशुपालन, कृषि, सूती वस्त्र उद्योग ये निजी क्षेत्र में संचालन के लिए छोड़ देने चाहिए। तीसरी बात, राज्य को इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे उत्पादन, वितरण और उपभोग, उत्पादन मतलब कि जो उत्पादित हम कर रहे हैं, वितरण माने उसका बंटवारा कैसे करना, उपभोग माने कौन कौन उसको यूज कर रहा है, उत्पादन, वितरण और उपभोग आदि सभी क्रियाएं सरलतापूर्वक चलती रहें, इन तीनों में सामंजस्य बैठा रहे। उत्पादन, वितरण और उपभोग, कितना उपभोग करना है, वितरण कहाँ पर करना है, कैसे कैसे करना है, और उत्पादन कैसे करना है, इन तीनों का तालमेल जब बैठेगा तो एक राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे तरीके से चलती रहेगी, क्योंकि ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो कि अर्थव्यवस्था को डिसाइड करते हैं किस दिशा में जाना है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने राज्य को लेकर के कहा कि राज्य को ये करना चाहिए, ठीक है, कौटिल्य ने। तो ये बात ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कौटिल्य बताते हैं। दूसरी बात, कौटिल्य यानी चाणक्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया?
भौतिक धन का उद्देश्य व प्रकृति। भौतिक धन जो होता है उसका क्या उद्देश्य होता है और उसकी प्रकृति और उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताएं। कौटिल्य के अनुसार मुद्रा जो होती है सरकारी अथवा निजी संपत्ति, संचित धन, बहुमूल्य धातुएं, उपभोग व हस्तांतरित किया जाने वाला धन इत्यादि सभी धन के अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसी को एक प्रकार से ये भौतिक धन कहते हैं, ठीक है। कौटिल्य धन के लक्षण बताते हुए उन विधियों का उल्लेख करता है जिनसे धन उत्पन्न किया जाना चाहिए, यानी कि ऐसे एक प्रकार से विधियां, ऐसे मेथड जिसके माध्यम से आप धन कमा सकते हैं, वह उचित साधनों से अर्जित धन को ही अच्छा धन मानते हैं। यानी कि ऐसा कर्म ना करें जिससे जो अनुचित कर्म हो। अगर आप अनुचित कर्म से कोई धन कमाते हैं तो वह धन एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता कौटिल्य के अनुसार। आप अगर आपका जो मार्ग है, यानी जिस चीज़ को करके आप पैसा कमा रहे हैं, वो मार्ग आपका ठीक है, वह कर्म आपका ठीक है, तो एक प्रकार से अच्छा माना कौटिल्य ने। यानी कि एक प्रकार से वह उचित साधनों से अर्जित धन को अच्छा मानते हैं कौटिल्य, क्योंकि कौटिल्य की मानता थी कि मनुष्य जो होता है धन के लिए नहीं वरन धन मनुष्य के लिए होता है। यानी कि मनुष्य एक प्रकार से धन के लिए नहीं होता कि मनुष्य जीवन भर धन ही कमाता रहे, जबकि जो मनुष्य मतलब जो धन होता है वो मनुष्य के लिए होता है। धन का यूज कैसे करना और धन कितना कमाना है ये मनुष्य को डिसाइड करना चाहिए। उसे उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होना चाहिए धन को। भविष्य के प्रति धन संग्रह को भी वह उचित मानते हैं, यानी भविष्य के लिए भी कुछ धन इकट्ठा आपको रखना चाहिए कि खुदा न खास्ता भविष्य में कोई दिक्कत आ जाए तो उसके लिए कुछ आपके पास पैसे रहें, ताकि आप भविष्य के लिए एक प्रकार से सचेत रह सकें, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका कृषि तथा पशुपालन को लेकर के कौटिल्य ने क्या विचार दिए। कौटिल्य कृषि और पशुपालन तथा व्यापार को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक तत्व मानते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि कृषि व्यवसाय हमें अनेक वस्तुएं, खाद्य सामग्री, वन संपत्ति तथा पशुधन इत्यादि प्रदान करने वाला होता है। इसलिए वह अच्छे किस्म के बीजों, हल, बैल, सिंचाई के साधनों और फसलों का उल्लेख करते हैं। यानी कि जब बैल अच्छे किस्म के होंगे, सिंचाई के साधन ठीक ठाक मात्रा में होंगे, ठीक है, अच्छे किस्म के बीज होंगे, तो फसल का उत्पादन ठीक ठाक तरीके से होगा। धान और गेहूं की फसल को वह सर्वोत्तम मानते हैं कौटिल्य, यानी कहते हैं कि धान और गेहूं जिस राज्य में बढ़िया पैदा होती है वह राज्य एक प्रकार से अच्छा माना जाता है और वह राज्य एक प्रकार से कभी भुखमरी का शिकार भी नहीं होता। यानी कौटिल्य बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को बताते हैं। एक बात यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और भी देना चाहता हूँ आपको। अगर आप एक प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपका और भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं या हिंदी के अलावा आपके और सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उन सभी सब्जेक्ट के कोर्स जो है लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक प्रकार से वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स के अलावा आपको वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीडीएफ नोट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम के अंतिम समय में पीडीएफ नोट्स की बात करते हैं। तो पीडीएफ नोट्स जो होंगे मैराथन क्लास के, महासंग्राम रिवीजन क्लास के, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहा हूँ, अब ये जो चीज़ें लिखी हुई आपको बोर्ड पर दिख रही हैं, ये जो पीडीएफ नोट्स है ये भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा जिसमें आपका हिंदी वाला कोर्स है। तो यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और आप एक प्रकार से इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, होम साइंस या हिंदी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये शुक्ला स्टडी पॉइंट की एक नई पहल करी गई है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप डायरेक्टली जुड़ पाएंगे और डायरेक्टली हमसे जुड़ेंगे, ठीक है, सीधा सीधा डायरेक्ट हमसे। आप इस पर SMS करेंगे 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको SMS करना है और क्या लिखना है कि हमको सर जी ग्रुप से ऐड कर दीजिए या हमको कोर्स लेना, सीधा सीधा आपको लिखना है कोर्स लेना है। अब ये ग्रुप से जो जोड़ा जाएगा इसके लिए आपके लिए चार्ज भी रखा गया है, क्योंकि उसमें हिंदी का कोर्स भी आपको कंप्लीट फॉर्म में दिया जाएगा, उसकी क्लासेस हो रही हैं। आपको बता दूँ कि और भी सब्जेक्ट की क्लासेस वहाँ पर सारे सब्जेक्ट क्लासेस होती रहेंगी, समय समय पर हर एक सब्जेक्ट क्लास होती है, यानी केवल हिंदी का ही कोर्स नहीं बल्कि आप मान लीजिए कि सारे सब्जेक्ट की कोर्सेस आपको मिलेंगे। अगर चूंकि 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं मेजर में, एक सब्जेक्ट आपका माइनर वाला और एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर, ठीक है। तो को करिकुलर के लिए को करिकुलर मास्टर चैनल भी बनाया है, तो उसकी भी PDF जो होंगी, चूंकि वो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो ऑब्जेक्टिव का जो मॉडल पेपर है उसकी भी PDF वगैरह मिलती रहेगी। कुल मिलाकर के आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मैराथन क्लास आपको मिलेगी, ठीक है, मैराथन क्लास
रिवीजन क्लास मिलेगी। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर अलग अलग विश्वविद्यालयों के आपको मिलेंगे, ठीक है। और जैसे ये मॉडल पेपर मैं आपको इकोनॉमिक्स का डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपके डिस्कस किए जाएंगे और भी अच्छे तरीके से मैं चीज़ों को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसानी से आप चीज़ों को जान मॉडल पेपर ये आपने वीडियो देख लिया, वीडियो में मैंने समझा दिया, इसके बाद में इसको पीडीएफ के माध्यम से आप घर पे बैठ करके आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हर एक सब्जेक्ट का आपको सीधे सीधे करना क्या है, आपको मात्र और मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। इसके लिए कितने रुपए भैया, मात्र 100 रुपये का पूरा कोर्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होती रहेगी। क्लास ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा। आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर, तो मात्र 100 रुपये का एक प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टम है। 100 रुपये में आपको इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल करवाई जा रही हैं। जल्दी से जल्दी अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, जितने लेट करेंगे उतने ही आप पछताएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कोर्स ज्वाइन करें, जिससे क्या होगा, जब आप हमसे डायरेक्टली जुड़ेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेंगी। आप भविष्य में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये भी जानकारी मैं देता रहता हूं, ठीक है। इसके अलावा आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ या एक प्रकार से आप किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में जैसे सीयूईटी की परीक्षा देना चाहते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन, जैसे बीएचयू, जेएनयू, डीयू, इन सभी विश्वविद्यालय में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाना चाहते हैं एमए में, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप पाते हैं, और उसकी तैयारी भी आपको यहाँ पर, मतलब तैयारी तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन उसकी तैयारी के लिए जैसे जैसे यहाँ पर जो पढ़ेंगे वही चीज़ें कोर्स में आप चीज़ें पढ़ लेंगे तो नेट जीआरएफ की एक बेस बन जाएगा, आधारशिला आपकी तैयार हो जाएगी। आपको एमए के लिए, एमए आप करने वाले हैं तो एमए की आधारशिला तैयार होगी, आप जानकारी ग्रहण करेंगे तो यहाँ पर आपको विधिवत जानकारी मिलेगी, हर एक चीज़ की चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिलेंगे, और इसके अलावा मॉडल पेपर्स मिलेंगे, लाइव टेस्ट आपके यूट्यूब पर मैं करवाऊंगा, तो वो सब आपको लिंक मिलती रहेगी ग्रुप में। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स हर एक चीज़ की मिलती रहेगी। तो आप अभी ज्वाइन करें, तुरंत एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और कोर्स ज्वाइन करें मात्र 100 रुपये पे करके। उस पर मैं आपको पास एक QR स्कैनर सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे, उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट से आप एडमिशन ले लीजिए। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग एडमिशन ले लीजिएगा ताकि आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौटिल्य के बारे में मैंने आपको बता रहा था। कौटिल्य के आर्थिक विचारों में अगला जो विचार उन्होंने दिया वो व्यापार को लेकर के दिया। कौटिल्य व्यापार को लेकर के क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलें, कौटिल्य व्यापार को लेकर के क्या कहते हैं भैया, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखें, कौटिल्य कहते हैं व्यापार को लेकर के, एक मिनट रुकिए, पानी पी लें। चलें, व्यापार को लेकर के कौटिल्य क्या कहते हैं। देखिए, व्यापार और चुंगी को राजा की आय का सर्वोत्तम स्रोत बताया हुआ कौटिल्य, मतलब बताया हुआ कौटिल्य राजा से यह अपेक्षा करता था, मतलब व्यापार और चुंगी जो होती है यहीं से एक प्रकार से राजा आय प्राप्त करता और सर्वोत्तम आय यहीं से प्राप्त करता, चुंगी से और व्यापार से। कौटिल्य राजा से यह अपेक्षा करता था कि एक राजा जो हो, एक प्रकार से उसकी व्यापारियों की सुविधा के लिए वह अच्छे गोदामों का, धर्मशालाओं का और सुरक्षा के लिए पुलिस, इन सभी की समुचित व्यवस्था करे, यानी व्यापारियों को उचित व्यवस्था दे। व्यापारियों को एक माल रखने के लिए गोदाम बनवाए जाएँ, कई गोदाम बनवाए जाएँ अलग अलग स्थानों पर, ताकि उनके माल की रक्षा हो सके बरसात वगैरह में, ठंडी गर्मी में, ठीक है। इसके अलावा धर्मशाला का निर्माण करवाएं ताकि लोग एक प्रकार से वहाँ पर रह सकें और अच्छे तरीके से व्यापार कर सकें, एक दूसरे स्थान से लोग आएँ तो वहाँ पर टिक सकें और व्यापार कर सकें हर एक एरिया में। सुरक्षा के प्रबंध के लिए उनके पुलिस की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि उनके माल और जान दोनों का खतरा जो है वो टल सके। यानी कि कौटिल्य इस तरीके की बात करते हैं व्यापार को लेकर के, ठीक है। यानी व्यापार के पक्षधर थे, क्योंकि व्यापार से ही एक प्रकार से टैक्स मिलता था राजाओं को। पांचवी बात, राजस्व को लेकर के, राजस्व मतलब टैक्स, टैक्स को लेकर के कौटिल्य के क्या विचार रहे हैं। टैक्स को लेकर के जो कौटिल्य का विचार रहा महोदय, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो टैक्स को लेकर के, हाँ, टैक्स को लेकर के जो विचार रहा है कौटिल्य का, राजस्व, राजस्व माने टैक्स, टैक्स से संबंधित कौटिल्य के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके समकालीन विचारक आधुनिक बजट प्रणाली से परिचित थे, यानी कि जो उसके समकालीन विचारक हैं वो आधुनिक प्रणाली या आधुनिक बजट प्रणाली से परिचित थे। कौटिल्य बेसी के बजट यानी कि सरप्लस बजट को उचित मानते थे। उनके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार, शासन के सारे कार्य राजकोष पर निर्भर करते हैं। राजकोष मतलब जो संचित निधि है, जो राजा का खजाना है, उसी को राजकोष कहते हैं। तो उसी पर सारे के सारे काम जो देश में होने हैं वो डिपेंड करते हैं। इसीलिए राजा को अपने कोषागार पर अधिक
ध्यान देना चाहिए और राजा को एक प्रकार से टैक्स एक प्रकार से लेना चाहिए जनता से, और टैक्स को लेकर के राजकोष एक प्रकार से भरे रहना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई आपदा आए, कोई विपदा आए, या अकाल पड़े, सूखा पड़े, कुछ भी पड़े सॉरी, तो ऐसी स्थिति में राजा लोगों की मदद कर पाए। ठीक है, ये जरूरी होता है। तो राजस्व की बात यहाँ पर इन्होंने करी। अगला जो पॉइंट कौटिल्य ने बताया वो था कीमतों का नियमन करना। कीमतों के नियमन पर राजा मतलब इन्होंने क्या बताया भाई, कीमतों का नियमन किसने, कौटिल्य ने। कौटिल्य ने कहा कीमतों के नियमन पर, यानी कीमत कैसे निर्धारित हो मार्केट में। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में कीमतों पर आवश्यक नियंत्रण लगाने पर में वाणिज्यिक या वाणिज्य नियंत्रक की सहायता ली जाती थी। वाणिज्य नियंत्रक मतलब होता है जो व्यापार को मैनेज करने वाला एक व्यक्ति होता था, जो कि राजा के द्वारा डिसाइड होता था कि फला व्यक्ति इस मामले में ये पद पर होगा। तो वाणिक जो एरिया होती थी, यानी कि जो वाणिज्य यानी जो कराधान होता था, एक प्रकार से जो व्यापार होता था उसको नियंत्रित करने के लिए एक व्यक्ति होता था, तो वाणिज्य नियंत्रक होता था, उसकी सहायता ली जाती थी एक प्रकार से राज्य में कीमत को बढ़ाने या घटाने से रिलेटेड। ठीक है, अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय केवल राज्य के द्वारा अधिकृत व्यापारी ही कर सकते थे, यानी राज्य के द्वारा जो ऑफिशियल अधिकारी होते थे, यानी राज्य के एक प्रकार से द्वारा जो मुहर मिली होती थी, चिन्हित होते थे, यानी जैसे आजकल आधार कार्ड बन चुका है, तो ऐसे ही पहले कुछ मोहर या कुछ चीज़ें होती थी जो आई कार्ड वगैरह, तो वैसे मोहर वगैरह बना करके आई कार्ड भी तब भी बनता था, ताकि लोगों की पहचान हो कि भाई ये हमारे राज्य का व्यापारी है या अन्य राज्य का व्यापारी है, इसीलिए बनाया जाता था। ठीक है, तो अन्य अनाज और अन्य आवश्यक जो वस्तुएं होती थी उनका विक्रय, उनको बेचने का केवल राज्य के जो अधिकृत व्यापारी होते थे उन्हीं को बेचने का अधिकार होता था। अनाज और जो अन्य इंपॉर्टेंट जो गुड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो वस्तुएं होती हैं, उनको बेचने का अधिकार केवल किसको था, जो अधिकृत व्यापारी थे। किसके द्वारा अधिकृत, राज्य के द्वारा, यानी कि राज्य के द्वारा एक प्रकार से जिनको एक प्रकार से अधिकार दिया गया था वही एक प्रकार से ऐसा करते थे। निश्चित मूल्य से अधिक पर वस्तुएं बेचे जाने पर व्यापारियों पर जुर्माना करने की भी व्यवस्था थी, यानी कि मान लेते हैं कोई व्यापारी, कोई अधिकृत व्यापारी है, वो 10 रुपये का राजा ने बोला कि भाई ये मार्केट वैल्यू मतलब ये 10 रुपये की वस्तु आपको बेचनी, 10 रुपये किलो आपको गेहूं बेचना है। अब कोई क्या दिमाग लगाए, कोई व्यापारी है वो दिमाग लगाए कि हम 12 रुपये किलो गेहूं बेच लें या 11 रुपये किलो गेहूं बेच लें, 1 रुपये प्रॉफिट हो जाएगी हमारी। अब अगर ऐसा कोई व्यापारी करता है अपने क्षेत्र में, अगर इसकी सूचना राजा के पास पहुंच जाती थी तो राजा जो होता था वो एक प्रकार से जो व्यापारी 11 रुपये का बेच रहा है उसको दंड देता था, यानी दंड मतलब क्या होता था, उस पर जुर्माना लगा देता था, और जितना उसने कमाया उसको छीन लेता था, या एक प्रकार से उसको राजकोष में रख लेता था। इस तरीके की व्यवस्था थी। ठीक है, आगे देखें जनसंख्या को लेकर के कौटिल्य क्या कहते थे, यानी चाणक्य के विचार। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हो इसलिए मैंने रखा, और भी तमाम मॉडल पेपर आपको मैं दूंगा जिसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न होंगे, तो आप मॉडल पेपर की श्रृंखला अगर देख लेंगे तो भी आपका काम हो जाना है आसानी से। देखिए जनसंख्या को लेकर के कौटिल्य ने क्या कहा। प्राचीन भारतीय विचारक जनसंख्या को शक्ति का प्रतीक मानते थे, यानी जनसंख्या जितना ज़्यादा होगी उतने ही एक प्रकार से पावरफुल कंट्री होगी, ऐसा प्राचीन जो विचारक भारतीय रहे वो मानते रहे हैं। और इसमें वृद्धि आवश्यक समझते थे, यानी जनसंख्या वृद्धि अगर किसी देश की होती है तो जानो कि ठीक ठाक वृद्धि हो रही है देश की। ठीक है, इस संबंध में कौटिल्य का सुझाव था कि अपने देश की आबादी को बढ़ा करके विदेशियों को बुलवाकर राजसत्ता को अपने पुराने जनपदों को बसाए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी विदेशी कुछ लोगों को बुला लें और वे बुलवा करके राजा को अपने पुराने जनपद जो हैं उनको बसाए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जनसंख्या बढ़े और जो जनपद उनके एक प्रकार से उजड़ चुके हैं, जो एक प्रकार से बीहड़ हो चुके हैं, उनको बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जो भी एक प्रकार से लगे, यानी कि जनसंख्या को उचित मानते थे लोग, क्योंकि उस समय जनसंख्या ज़्यादा थी नहीं। जनसंख्या चूँकि सेना वगैरह भर्ती होती थी, जनसंख्या जो खेती मतलब श्रम, चूँकि खेती ज़्यादा होती थी तो श्रम या खदानें होती थी, तो कहीं ना कहीं पे जो श्रम होता था वो एक पूंजी के रूप में होता था। श्रम ही सबसे बड़ी पूंजी थी प्राचीन काल में। तो लोग एक प्रकार से जनता जितने ज़्यादा किस देश में हो जाए उस देश का एक प्रकार से उतना भला या उस देश में उतना अच्छा माना जाता था जिसमें जनता ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो यानी जनसंख्या की सीमितता पर बात नहीं करते ये लोग, जनसंख्या की अधिकता पर बात करते। जनसंख्या जितने अधिक होगी उतने ही एक प्रकार से धन संचय किया जा सकेगा, उतने ज़्यादा कोष भर पाएगा, ये मानना था इनका। ठीक है, आगे समझते हैं। 8वां पॉइंट है सामाजिक कल्याण, यानी कि सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। कौटिल्य तथा अन्य प्राचीन विचारकों के ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि इन सभी में अनेक समाज कल्याण कार्यक्रमों को राज्य के द्वारा संचालित किया जाना आवश्यक बताया गया था, यानी कि जो सामाजिक कल्याण है वो एक प्रकार से करना इनके लिए इम्पोर्टेंट था, और ये सभी लोग उसको एक प्रकार से अच्छा मानते थे। यानी कि सामाजिक कल्याण को लेकर के कौटिल्य या अन्य जो विचारक हैं प्राचीन काल के, वो एक प्रकार से
वो एक प्रकार से अनेक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम राज्य के द्वारा संचालित किए जाएं ताकि जनता का कल्याण हो सके, ऐसा स्वीकार करते थे। यानी कि जनता जो है वो एक प्रकार से सुखी रह सके, जनता समृद्ध रह सके, जनता आगे के कामों में एक प्रकार से रुचि ले सके और जनता अच्छे तरीके से, जनता में ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, कोई ऐसी व्यवस्था ना हो, ऐसे पक्षधर थे। ठीक है। 9वां जो पॉइंट है कौटिल्य का वो ये है महोदय कि श्रम को लेकर के क्या कहते हैं कौटिल्य। देखिए, कौटिल्य श्रम संबंधी अनेक नियमों का उल्लेख करता हुआ कहता है श्रम की गरिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जो श्रम की गरिमा है उसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। कौटिल्य का विचार था कि राजा को अपने कर्मचारियों को उनकी योग्यता व कार्य क्षमता के अनुसार ही वेतन तथा अन्य भत्ते देते रहना चाहिए। मतलब कि क्या है, जैसे राजा जो है उसको अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को परखना चाहिए। यानी कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी क्या करता है, कैसे काम करता है, यानी ज़्यादा काम करता है तो उसके लिए ज़्यादा पैसे उसको दो, कम काम करता है तो उसके लिए कम पैसे दो, या एक दिन ड्यूटी पर नहीं आता तो उसके सैलरी से पैसा काट लो, या इस तरीके की व्यवस्था करो जिससे क्या हो, उसके काम के अकॉर्डिंग उसको धन मिले। यानी कि कुल मिलाकर के अगर कहें तो राजा को अपने कर्मचारियों को उनकी योग्यता, यानी उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी कार्य क्षमता क्या है, यानी कि जो वर्क कैपेबिलिटी है वो उनकी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उनको वेतन और जो भत्ते होते हैं, वेतन और भत्ते देने चाहिए उनको। भत्ते मतलब कि जैसे कि इंसेंटिव वगैरह जिसको आप कह सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है। या तो वेतन और भत्ते उनको देते रहना चाहिए। जैसे जैसे वो काम करें, अच्छा काम करते जाएं तो वेतन और भत्ते थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए। किसी कर्मचारी की कार्यकाल के दौरान ही अगर मृत्यु हो जाए, मान लेते कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी काम करते दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है वर्क के दौरान, तो उस कर्मचारी के आश्रितों को, आश्रित मतलब कि जो उसके परिवार हैं, उसके जो परिवारजन हैं, उसके जो वो पैसा कमाता था, जो उसके आश्रित थे यानी जो उसके बाल बच्चे थे, बीवी थी, उनको एक प्रकार से समुचित आर्थिक सहायता दिया जाए ताकि एक प्रकार से वो, एक प्रकार से चूँकि वो आपके काम करते हुए आप उसका देहांत हुआ, उसके प्राणों का अंत हुआ, तो ऐसी स्थिति में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके परिवार की आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप उसको ऐसा कुछ कर दे ताकि वो, उसका परिवार जीवित रह सके और उसका परिवार जीवन यापन उचित तरीके से कर सके। ठीक है। राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था कि ऐसा करें। तो इस तरीके से कौटिल्य ने ये चीज़ बताई। कौटिल्य ने क्या बताया, एक बार फिर से आपको बता दूँ, ये प्रश्न आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। कौटिल्य ने हर एक चीज़ पर विचार दिया अपना। ठीक है। जैसे कि कौटिल्य ने राज्य को लेकर के विचार दिया। राज्य का सबसे अच्छा विचार जो है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछता है कि कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों को दीजिए, तो ये 3 विचार जो है राज्य के को लेकर के उन्होंने दिया था। 4 विचार बेसिकली। ठीक है। 3 विचार कि राज्य में वे उद्योग खोले जाने चाहिए जो देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हों, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पशुपालन, कृषि और सूती वस्त्र उद्योग जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा राज्य को इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे उत्पादन, वितरण और उपभोग, ये 3 टर्म्स जो हैं पूरे के पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले हैं। तो उत्पादन, वितरण और उपभोग, इन तीनों एक प्रकार से इनकी क्रियाएं सरलतापूर्वक उस समाज में चलती रहें, उस देश में चलती रहें। ये एक प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कौटिल्य ने बताया। तो कौटिल्य बेसिकली आर्थिक विचारों के सिरताज हम कह सकते हैं। यानी कौटिल्य जिस जमाने में थे, उस जमाने में उन्होंने एक प्रकार से इस तरीके की बातें करी जो एक प्रकार से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है, आधुनिक परिवेश में प्रासंगिक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कौटिल्य वर्तमान में भी प्रासंगिक अर्थशास्त्री माने जा सकते हैं। एक अच्छे समाज के एक प्रकार से जो है निर्धारक माने जा सकते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक माने जा सकते हैं कौटिल्य। चाणक्य के नियम आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी उनके नियमों को लेकर के लोग उदाहरण के स्वरूप में बातचीत करते वक्त दे देते हैं। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक पे चाणक्य की नीतियों के स्टेटस लगने शुरू हो गए हैं। यानी वर्तमान का युवा भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे चाणक्य को पसंद कर रहा है। ठीक है। तो चाणक्य वे अर्थशास्त्री रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें आपने जानी। ठीक है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुछ ऐसे आते हैं, इनको आपको लिखना है। तो वाणिज्यवाद और इसके बारे में आपने जाना। कौटिल्य ने व्यापार को लेकर के बातें बताई, कृषि पशुपालन को लेकर के बातें बताई। इसके अलावा कौटिल्य ने राजस्व को लेकर के बातें बताई, टैक्स कैसे होना, कीमतों का नियमन कैसे करना है, जनसंख्या, सामाजिक कल्याण, श्रम, इन सभी पर अपने अपने विचार दिए। ठीक है। तो ये रहा एक प्रकार से पूरा का पूरा जो है सिस्टम जो मैंने आपको समझाया इकोनॉमिक्स का। सोशियोलॉजी का एक प्रकार से जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके बारे में मैंने बताया था। चैप्टर नंबर 4 में हमने विकास और विकास की अवधारणा को समझा सोशियोलॉजी में। तो अगर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपका है, उसमें आपको सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण के बारे में पढ़ना है, तो इसकी भी क्लास उसी ग्रुप में आपको मिलती रहती है। तो 4 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं सोशियोलॉजी की, 5वीं 6वीं क्लास जल्द ही आएगी। या आप कहेंगे तो एक मॉडल पेपर, जैसे मैंने इसका दिया है मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स का, ऐसे ही सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, या ऐसे ही हिंदी का, हर एक सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर मैं जल्दी देने वाला हूं ताकि आपको ये लगे कि अब की बार पेपर जो है कैसे आने वाला है।
और जो चूंकि आपकी बार लिखित टाइप की परीक्षा होगी तो लिखित टाइप की परीक्षाओं में इन चीज़ों का बड़ा विशेष योगदान होता है। तो कौटिल्य मतलब ये जो है, इसमें मैंने जो 4th सेमेस्टर है, मतलब कि 5th सेमेस्टर, सॉरी 3rd सेमेस्टर है सोशियोलॉजी का, इसमें आपको सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक जो है चेंज के बारे में और सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जिसमें एक प्रकार से हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को समझा और चीज़ों को जानना। इसके अलावा और भी एक प्रकार सब्जेक्ट, जैसे आपका जियोग्राफी के 3 चैप्टर्स लगभग हो चुके हैं, ठीक है। 4थे चैप्टर की तैयारी चल रही, जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री का भी जो है चैप्टर नहीं हुआ है। हिंदी के 4 चैप्टर हो चुके हैं, 5वें चैप्टर की तैयारी चल रही, जल्दी आएगा। इसके अलावा जो है एजुकेशन के 1-2 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन के अलावा आपका और भी सब्जेक्ट है, जैसे कि होम साइंस के 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं, तो वो भी आपको मिलेंगी। ऐसे ही कई सब्जेक्ट की क्लासेस जो है लगातार बढ़ रही हैं, चल रही हैं, तो उसको लेकर के आप परेशान हो। संस्कृत की 1-2 क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो उसको लेकर के आप अगर तैयार नहीं थे तो आप सभी लोग जो है वीडियो मिल जाएंगी जल्दी। पुरानी प्लेलिस्ट है, एक बात मैं और आपको बता दूं, पुरानी प्लेलिस्ट है, तब तक उनको देखें। और एक चीज़ और यहीं पर आपको बता देना चाहता हूं, हिंदी का कोर्स लेने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। 91 61 93 60 62 या किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स आपको सभी का BA 3rd सेमेस्टर में कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। तो उसमें PDF नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे आपको। तो आपको ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मात्र 100 रुपये पे करने होंगे। तो तुरंत SMS करें 91 61 93 60 62 पर, यहाँ पर आपको ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एक दूसरा चैनल देखें, एक सब्जेक्ट आपको को करिकुलर पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को तो पता होगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ के आए हैं, सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ आपने पढ़ा है। ऐसे ही आपको 3rd सेमेस्टर में जानते हैं क्या पढ़ना होगा, को करिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना होता है। को करिकुलर जो सब्जेक्ट होता है, इसमें यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में आपको ह्यूमन वैल्यूज़ क्या पढ़ना है, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, कि मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन एक प्रकार से ये आपका एक सब्जेक्ट है BA के 3rd सेमेस्टर में, को करिकुलर विषय के रूप में। आप BA में हो, ठीक है, आप BSc में हो, ठीक है, आप BCom में हो, सभी में हो, या BSc AG में हो, BSc होम साइंस में हो, आप किसी भी हो, यानी ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं, तो हर एक सेमेस्टर में आपको एक को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसको पास करना अनिवार्य होता है। 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। किसी किसी विश्वविद्यालय में 75 एक प्रकार से नंबर का पेपर आता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी में 100 क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पेपर होता है, ठीक है, और हमेशा ऑब्जेक्टिव भी होता रहा इसका पेपर। तो इसको पास करना अनिवार्य होता है। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो दोबारा से आपकी परीक्षा इसको देनी पड़ती है, यानी कि बिना इसके पास किए आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। और हमारी 2024 वाली जो वीडियोज़ हैं, 2024 में मानव मूल्य और पर्यावरण के अध्ययन की तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय में क्वेश्चन पेपर हुए थे, उनको भी सॉल्व करवाया गया, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। सारी डाउट आपके वहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।